मैं कलानी और आप देख रहे हैं आईडी टाइम्स। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन 2026 के दौरान जापान के बिजनेस डेलीगेशन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और जापान के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करना रहा। मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में निवेश के संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर चर्चा की। बैठक में उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विस्तार, रोजगार और अवसर बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया। जापानी कंपनियों के लिए प्रवेश में उपलब्ध निवेश अवसरों और अनुकूल कारोबारी माहौल के सामने रखा गया। यह बैठक उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। दिल्ली में आयोजित उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति और विकास को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब भारत के विकास का एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 9 वर्षों में प्रदेश का बजट और प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेश के अनुकूल माहौल से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को उत्तर प्रदेश के उपलब्ध अवसरों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास, रोजगार और निवेश के लिए नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। महान साधक, अनन्य शिव उपासक और शिव स्वरूप की अनुभूति कराने वाले आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज, जिनकी कठोर साधना, अटूट भक्ति और तप में स्वयं महादेव के प्रति समर्पण की झलक दिखाई देती है। उनकी साधना स्थल पर बैठक श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होता है कि मानो शिव तत्व उनके तप और संकल्प के माध्यम से साकार हो रहा हो। उनकी साधना केवल व्यक्तिगत तप नहीं, बल्कि सनातन धर्म, राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक संकल्प है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार उन नेताओं को परेशान करने, रोकने और दबाव बनाने की नीति अपना रही है जो जनता के लिए काम करते हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनके मुताबिक इसका उद्देश्य दिल्ली चुनाव को प्रभावित करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पंजाब में अपनी संभावित हार को लेकर घबराई हुई है और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। नमस्कार जैन साथियों, आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है। जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के पहले
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में करें तो क्या करें। कोलकाता में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि बिना पुलिस या अदालत की अनुमति से लगाए गए लाउडस्पीकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित सीमा से अधिक थी, जिसके चलते हजारों जगहों से इन्हें हटाया गया। घोष के अनुसार कई लोगों ने स्वयं लाउडस्पीकर हटा लिया, जबकि नियमों का पालन नहीं करने वाले स्थानों पर पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई केवल मस्जिदों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थलों पर भी नियम लागू किए गए हैं। घोष ने इसे सरकार के लिए एक नई चुनौती भी बताया है। देखिए, कहीं पर भी कोर्ट से पूछ के या तो पुलिस से पूछ के माइक कोई नहीं लगाया है गैरकानूनी ढंग से, और उसकी जो आवाज की जो सीमा है वो भी सीमा के ऊपर है। इसलिए सब जगह और हजारों जगह से माइक उतारा गया है, खुद उतारे लोगों ने, और जहां नहीं माना तो पुलिस ने उनको बोला उतरो। खाली मस्जिद की बात नहीं है, बहुत सारा धर्मस्थान ऐसा है जहां माइक बजता था, दूसरे धर्म का भी है, सबने नियम को माना है। और जिन्होंने इसको नहीं मानेंगे कोर्ट गए तो कोर्ट स्वाभाविक रूप से उसको नकारा है। ये तो सरकार को भी चैलेंज करना एक प्रकार का है। गैंगटॉक सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इंटीग्रेट ऑनलाइन परमिट सिस्टम को पर्यटन क्षेत्र के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह अर्थव्यवस्था, खास तौर पर पर्यटन हिताधिकारों, ट्रैवल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों के लिए उपयोगी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत प्रचार के कारण से लोगों में कुछ भ्रम है, जिसे दूर करने के लिए सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके जरिए सरकार को सिक्किम आने वाले पर्यटकों की संख्या और उनसे होने वाले राजस्व की सही जानकारी मिलेगी। पूरी व्यवस्था पर्यटन विभाग के अधीन रहेगी। केवल सिक्किम में पंजीकरण टूर ऑपरेट और ट्रैवल एजेंटों का ही आवेदन कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद उन्हें यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, जिससे वे ऑनलाइन परमिट प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, जो इंटीग्रेटेड ऑनलाइन परमिट सिस्टम का मामला, ये बहुत सिक्किम के लिए फायदाजनक है, और सिक्किम का स्टेक होल्डर, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के लिए, ट्रैवल एजेंसी के लिए और टूर ऑपरेटर के लिए सबसे फायदेजनक ये बात है। लेकिन यहाँ पर जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग या तो मिस इन्फॉर्मेशन या तो यही गलत बात प्रचार होने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूज है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये ऐसा सिस्टम है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग पारदर्शी लाना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, ताकि पता चले सबको कि सिक्किम में कितना टूरिस्ट आ रहा है और टूरिस्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसका पता चले। इसीलिए हम लोग ने ये सिस्टम लागू करने का सोच रहा है। ये अभी डिसीजन नहीं हुआ है किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको क्या करना है। ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर में रहेंगे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2025 में करीब 15,68,415 टूरिस्ट आए। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुजरात के नर्मदा में साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा कर दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना पर बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यमुना नदी की सफाई और एक बेहतर रिवर फ्रंट तैयार करना है। प्रवेश वर्मा ने बताया कि गुजरात में विकसित परियोजनाओं से दिल्ली को कई महत्वपूर्ण योजनाओं और अनुभवों की सीख मिली है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की कार्यप्रणाली को समझने
के लिए गुजरात के अधिकारियों को दिल्ली बुलाया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि यमुना को स्वच्छ बनाने के साथ साथ उसके किनारे एक सुंदर और आधुनिक रिवर फ्रंट विकसित किया जाए। उन्होंने इस दिशा में प्रयास जारी रखने की बात कही है। हमारे सीनियर अधिकारी दिल्ली सरकार के मेरे साथ में 2 दिन की यात्रा पर हमने कल ब्रिज सिटी देखा, उसके बाद में साबरमती रिवर फ्रंट का हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी की मेहनत में वहाँ पर कैसे इतना दिन रात का अंतर किया, और आज हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा। तीनों ही ऐसे कार्य, अद्भुत कार्य हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने समय में पूरे किए और हमारी देश की जनता को समर्पित किया। दिल्ली के हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, जल बोर्ड के अधिकारी, हमारे एमसीडी कमिश्नर, हमारे तो सारे सीनियर अधिकारी जो दिल्ली में ऐसी योजना को हमारे सामने, दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है। उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे। और हमने भी बहुत ही सुंदर, हमारा 28 किलोमीटर की यमुना है, वैसे ही अच्छा रिवर फ्रंट बने, इसकी हमारा प्रयास जारी है। दिल्ली में भी कैसे अच्छे कार्य कर सकते हैं गुजरात के कार्य को देखकर, तो ये हमने सीखा है। और कल हमारी दिल्ली वापसी है। आज यहाँ पे आके पूरा अद्भुत, इतना बड़ा स्टैच्यू 182 मीटर का हमने देखा। एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसे सपने को साकार किया, उनकी कमरे में बनाया, राम सुतार में इसका पूरा मूर्ति बनाया, बहुत अच्छा। पूंछ जम्मू कश्मीर में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं के दूसरे जत्थे का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालु यात्रा के आधार शिविर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और प्रशासन ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं के पहुंचने से क्षेत्र में यात्रा को लेकर उत्साह और बढ़ गया। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थानीय लोगों ने भी श्रद्धालुओं का स्वागत कर आपसी भाईचारा और सद्भाव का संदेश दिया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पूरे उत्साह और आस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नालंदा में मिड डे मील को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्चों के भोजन में नमक की जगह डिटर्जेंट मिला दिया गया, जिसके बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना ने स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि डिटर्जेंट बच्चों की थाली तक पहुंचने से पहले जिम्मेदार अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी। बच्चों को देश के भविष्य कहने के साथ उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। दिल्ली में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन बेंच ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड के सजीव ट्रिब्यूनल प्लांट्स के ऑपरेशन के समय हो रही है। एसीबी के अनुसार मामले में कथित आपराधिक साजिश, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और शर्तों में कथित हेरफेर की जांच की जा रही है। जैन के साथ पूर्व दिल्ली जल बोर्ड CIO समेत 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वीडियो दिल्ली स्थित एंट्री कमिश्नर जांच कार्यालय के बाहर का है, जहां इस कार्रवाई के बाद गतिविधियां देखने को मिली। मामले की जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायपालिका लेगी। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ID टाइम्स।